जीवाश्म ईंधनों के दहन के कारण उत्पन्न होने वाले के उपायों की पहचान कीजिए। इसके लिए ज्वलन प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाकर के हम जैव ईंधनों के दहन के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कम कर सकते हैं। जैव ईंधनों के जलन पर मुक्त होने वाली कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। इसमें अम्लीय वर्षा होती है, हमारे जल मृदा के संसाधनों को प्रभावित करते हैं। जीवाश्म ईंधनों के जलाने के कारण उत्पन्न प्रदूषकों की दक्षता में वृद्धि करके कम किया जा सकता है तथा हानिकर गैसों के वातावरण में पलायन को कम करने वाली विविध तकनीकों द्वारा प्रदूषण को घटाया जा सकता है। सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है? मृदा का निम्नीकरण होता है, जिससे मृदा के जैविक उर्वरकों की कमी हो जाती है और फसल उत्पादन प्रभावित होता है। हम जो कचरा उत्पन्न करते हैं वह होता है जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण दोनों ही, जिसमें जैव निम्नीकरण के अंदर खाद्य पदार्थ, फल के छिलके, लकड़ी, फर्नीचर। अजैव निम्नीकरण के अंदर प्लास्टिक, रबड़, कांच, नायलॉन और रेयन दोनों प्रकार। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का एक तरीका नहीं है? जलाना प्रबंधन का तरीका नहीं है। पुनः चक्रण कर सकते हैं, भस्म कर सकते हैं और भूमि के अंदर भर सकते हैं। इसके लिए पुनः चक्रण, भस्मीकरण, भूमि भराव, भौतिक पुनः परिष्करण, जैविक पुनः परिष्करण। निम्नलिखित में से क्या खाद्य एवं जल प्रदूषण का कारण नहीं है? आवारा जानवरों द्वारा काटना आवारा जानवरों द्वारा खाद्य एवं जल प्रदूषण का कारण नहीं है। वहीं खाद्य पदार्थों के अनुचित भंडारण से खाद्य के सड़ने, खाद्य जल प्रदूषण दोनों ही प्रभावित होते हैं। कारखानों से निकलने वाला रासायनिक अपोहा से जल एवं खाद्य दोनों ही प्रभावित होते हैं। वातावरण में उपस्थित संक्रमण जीव भी खाद्य पदार्थों एवं जल को नुकसान पहुंचाते हैं। कर लेन देन पर लगाया जाता है, जिसमें नकारात्मक बाह्यता होती है। उदाहरण के लिए प्रदूषण पिगोवियन उन वस्तुओं एवं सेवाओं पर निर्माता पर लगाया जाता है जो समाज के लिए प्रतिकूल और दुष्प्रभाव पैदा करते हैं। इन नकारात्मक बाह्यताओं की लागत जैसे कि पर्यावरण निर्माता की बजाय समाज द्वारा वहन किया जाता है। प्रदूषण कर, कार्बन कर, तम्बाकू कर, शराब कर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन के तहत किया गया है। ये क्या है? जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? यह वाहनों में उच्च स्तर पर उत्पादित होती है। हाँ, यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। हाँ, इसको दमघोटू गैस इसलिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन की जो है उसकी अनुपस्थिति कर देती है। यह जीवन रक्षक गैस है नहीं, यह जीवन लेने वाली गैस है। पेट्रोल एवं डीजल जैसे ईंधन के अधूरे दहन से उत्पन्न होती हैं। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों के द्वारा उच्च स्तर पर उत्पादित होती हैं। यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती हैं। यह पेट्रोल एवं डीजल जैसे ईंधन के अधूरे दहन से होती हैं। जब ईंधन अक्षम और पूरी तरह से नहीं जलता तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। निम्न में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? कंपोस्ट, टायर, प्लास्टिक, कांच, इन सब का जैव अपघटन हो जाता है, लेकिन अपघटनीय है कंपोस्ट। कूड़ा हो गया, कृषि अपशिष्ट हो गया आदि अपघटन के खाद्य तैयार होती हैं, जो कंपोस्ट खाद कहा जाता है। यह जैविक क्रिया के द्वारा तैयार की जाने वाली वह प्रक्रिया होती है
जिसके द्वारा कंपोस्ट तैयार की जाती हैं, कंपोस्टीकरण कहलाती हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम की उपयुक्त मात्रा होती है। कचरे के अस्थायी संग्रहण की जगह पर ले जाने से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए रिहायशी इलाकों से ठोस कचरे के पृथक्करण के लिए किस प्रकार की सफाई व्यवस्था आवश्यक है? इसके लिए भूमि भराव यानी भूमि के अंदर उसका ठोस कचरे को भर करके हम रिहायशी क्षेत्र में फैलने वाली बीमारियों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, परंतु इसकी प्रमुख समस्या लैंडफिल गैसों का रिसाव है। जैव निम्नीकरण माने जाने वाले पदार्थ, तो जैव निम्नीकरण से निम्नीकरणकृत किए जा सकते हैं वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम जीवाणुओं, बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होते हैं, वे जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जैव निम्नीकरण में घास, फूल, फलों के छिलके, घास और घास इत्यादि आते हैं।